नमस्कार, बिज तक के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंखधार और आज की चर्चा इस बिज तक के वीडियो में 5G को लेकर। भारत में 5G कब तक आ जाएगा? हमारे मोबाइल में हम और आप 5G कब इस्तेमाल कर पाएंगे? 5G आने के बाद हमारा अनुभव कितना बदल जाएगा? स्पीड तेज हो जाएगी? क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होगी? कब तक ये 5G हमारे घरों तक पहुंचेगा? इन तमाम सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। सर, सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा कि अगर 5G को भारत में लाना है, खबरें शुरू हो गई हैं, टेस्टिंग की खबरें आ रही हैं कहीं से, अगर भारत में 5G को लाना है तो इसकी क्या तैयारी चल रही है और ग्लोबली अगर हम देखें तो कहां-कहां, किन-किन देशों में 5G आ चुका है और उसकी तुलना में हम कहां? शुभम 5G की बहस तो या चर्चा 5G के आने की उम्मीदें तो पिछले 3-4 साल से शुरू हो गई हैं। हमने सरकार को बार-बार कहते देखा कि वो 5G के एक्शन का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन शुरू करेगी। पॉलिसीज़ में चेंज करके परिस्थिति लाए बनाएगी कि भारत में 5G नेटवर्क्स का रोल आउट किया जा सके। इसके बाद फिर एक और विवाद हुआ जो कि हुआवे को लेकर था कि हुआवे को भारत में 5G के ट्रायल की परमिशन दी जाए या ना दी जाए, और वो अभी भी उलझी हुई है। सरकार ने चीन की कंपनी को, हुआवे को अभी परमिशन नहीं भी दी है, पर रोका भी नहीं है, और हुआवे दुनिया में 5G की सबसे बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। अब आज हम जहाँ जिस परिस्थिति में खड़े हैं, वहाँ से ये पूरी 5G की बहस या 5G की उम्मीद नए सिरे से इसलिए शुरू हुई है क्योंकि रिलायंस ने बीते सप्ताह ये घोषणा की कि उसने 5G का पहला फील्ड ट्रायल इंडिया में कर लिया है क्वालकॉम के साथ। क्वालकॉम उनकी पार्टनर है जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, और हुआवे के अलावा क्वालकॉम के पास 5G का आर्किटेक्चर या तकनीक मौजूद है, शायद जिसका इस्तेमाल रिलायंस जियो अपनी टेक्नोलॉजी पर करेगी, जिस टेक्नोलॉजी के तहत वो आपको जियो की सेवाएँ दे रही है। अब इस परिस्थिति में अभी आज जो हमारे सामने परिस्थिति और पूरी दुनिया में 5G की पोज़ीशन क्या है समझना ज़रूरी है। दुनिया में करीब 26 देश ऐसे हैं, जहाँ पर 5G के रोल आउट के कुछ न कुछ कदम उठा लिए गए हैं या शुरू हो गए हैं। अ इनमें भी अमेरिका, साउथ कोरिया और चाइना इस रेस में सबसे आगे हैं। अमेरिका अमेरिका में 5G के रोल आउट की रफ्तार तेज है, चीन में काफ़ी तेज है, और साउथ कोरिया इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। चीन में करीब 6 करोड़ के आस-पास ग्राहक हैं, जो 5G के नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। अमेरिका में भी 5G के नेटवर्क को बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन अभी पूरी दुनिया में 5G ग्राहकों की या सेवा धारकों की संख्या 4G या 2G की तुलना में भी काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ से पूरी दुनिया में 5G के स्पेक्ट्रम और तकनीक पर काम शुरू हुआ है। उसके साथ बनने वाली डिवाइसेज़ का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, उसके साथ काम करने वाले एप्लीकेशंस का, उसके साथ उसके इकोसिस्टम के काम करने की व्यवस्था शुरू होने वाली है। तो भारत इस रेस में, इन 26 देशों की रेस में अभी पीछे है, काफ़ी पीछे है। और एक चीज़ और हमारे सामने हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत आम तौर पर टेक्नोलॉजी में अपने अपग्रेडेशन में 10 साल का समय लेता है। हमने भारत में पिछले जब से टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़ के चेंजेस देखे हैं, यानी भारत में जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है 91-92 के आसपास से पहली बार लाइसेंसिंग शुरू हुई थी, तब से आज 2020 तक भारत ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से लगभग 10 साल पीछे रहा है। केवल 3G और 4G के बीच में ये गैप कम हुआ था क्योंकि 3G के इंट्रोडक्शन के तुरंत थोड़े समय के बाद 4G इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके काफ़ी सारे असर हुए थे कंपनियों की कॉस्ट पर, उनके नेटवर्क पर, उनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी वस्तुस्थिति भारत की ये है, भारत यहाँ खड़ा हुआ, और दुनिया की परिस्थिति ये है कि 26 देशों में 5G नेटवर्क्स पे काम शुरू हो गया। आपने बताया कि रिलायंस ने पिछले हफ्ते ये फील्ड ट्रायल किया है। अगर हम सब नेटवर्क और स्पेक्ट्रम के डायलेमा को समझें, कंपनियां अभी जिस स्थिति में है, नेटवर्क को लेकर और स्पेक्ट्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं और कंपनियां अपने को कैसे पोजीशनिंग कर रही हैं, क्योंकि 3-4 बड़ी कंपनियां हैं जो इस रेस में शायद आगे होंगी, वो अपने को किस तरह पोजीशन कर रही हैं? ये दिलचस्प बात है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है। स्पेक्ट्रम और नेटवर्क 5G के इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ा डायलेमा है। और चूंकि भारत एक स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड कंट्री है, भारत में पर्याप्त स्पेक्ट्रम नहीं है, और हम स्पेक्ट्रम को लेकर पिछले 10-12 सालों में तरह तरह के विवाद और घोटाले तक देख चुके हैं, क्योंकि भारत में पर्याप्त स्पेक्ट्रम मौजूद नहीं है। अगर तकनीकी भाषा में समझें, जो लोग टेक्नोलॉजी समझते होंगे या जो दर्शक उसको देख रहे होंगे, उनके लिए ये सूचना शायद उनको ज्यादा समझ में आएगी कि 5G मिड बैंड से हाई बैंड का
की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यानी ये 3000 से 3600 मेगाहर्ट्ज के बैंड पर चलती है या 7000 मेगाहर्ट्ज के बैंड पर चलती है। तो 7000 मेगाहर्ट्ज का बैंड बैंड सबसे ऊंचा बैंड है। भारत में अगर इन दोनों स्पेक्ट्रम बैंड्स की कॉस्ट देखी जाए, तो वहां से लागत देखी जाए या उनके उनके लाइसेंसिंग की लागत फिलहाल देखी जाए, तो वहां से तय होगा कि भारत में 5G की टेक्नोलॉजी या 5G की फोन सेवा किस स्पेक्ट्रम बैंड पर आएगी। और ये जानना और समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है शुभम, कि वो स्पेक्ट्रम बैंड अब तय करेगा कि भारत का 5G दुनिया की तुलना में कितना अच्छा, कितना मजबूत और कितना हाई स्पीड होगा, जो कि हम 4G के मामले में देखते हैं कि भारतीय 4G की स्पीड सिंगापुर के, अमेरिका के या यूके के 4G की स्पीड से काफी कम है। अब यहाँ एक आंकड़ा है जो हमारे पास है कि अगर अगर भारत में 7000 मेगाहर्ट्ज के बैंड पर 5G की सर्विस या 5th जनरेशन टेलीकॉम सर्विस लागू की जाती है, तो उसकी लागत करीब 328 बिलियन रुपीस होगी भारत में स्पेक्ट्रम की। इतना इतना महंगा स्पेक्ट्रम भारत की कंपनियों को खरीदना पड़ेगा। जबकि इसकी तुलना में अगर हम ये मिड बैंड पर आ जाते हैं, जहां जो 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, तो इसकी कॉस्ट करीब $4.9 बिलियन होगी। तो कहां लगभग 328 अरब रुपीस, और कहां केवल 4-5 अरब रुपए। इसलिए इस बात की, और ये जो स्पेक्ट्रम 4-5 अरब रुपए में मिलेगा शुभम, इसकी भारत में क्राइसिस नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। 7000 मेगाहर्ट्ज का जो टॉप मोस्ट स्पेक्ट्रम है, जहां पर 5G अपनी पूरी स्पीड, पूरी रफ्तार और पूरी विशुद्ध टेक्नोलॉजी के साथ आता है, उसकी शॉर्टेज भी है, उसके प्राइसेस भी ज्यादा है। तो भारत में टेलीकॉम कंपनीज की बैलेंस शीट की अभी जो स्थिति है, जो परिस्थिति जहां वो खड़ी हुई है, उसमें वो उस बड़े में स्पेक्ट्रम के ऊपर 7000 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की तरफ नहीं जाएंगी। वो 5G का इम्प्लीमेंटेशन 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज, 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज के बैंड के आसपास करेंगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चैलेंज यहां पर यह है कि जब आप मिड बैंड में या बीच के बैंड में एक नई टेक्नोलॉजी फंसाते हैं, तो उसके लिए नेटवर्क में काफी चेंजेस करने पड़ते हैं। और इसलिए इस बात की संभावना है कि भारत में जब 5G की सर्विस इंप्लीमेंट होगी, तो वो 4G के उसके पीछे 4G खड़ा होगा, उसके फॉल बैक में 4G होगा। इसका मतलब ऐसे समझें कि आप मोबाइल पर जब शायद डेटा एक्सेस कर रहे होंगे 5G से, तो आपको 5G की स्पीड मिलेगी, पर जब आप वॉइस की बात कर रहे होंगे या किसी और सर्विस का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप 4G में चले जाएंगे। जैसे कि हमने कई समय तक भारत में देखा था कि 4G की डेटा स्पीड मिलती थी और 2G की वॉइस स्पीड मिलती थी। तो शायद ये 5G/4G वाला जो स्ट्रक्चर या जो आर्किटेक्चर है, वो भारत में लागू होगा। और क्योंकि कंपनियों के लिए संभव नहीं है कि वो एक नया पैरेलल बीच का नेटवर्क पाइपलाइन बना सकें, क्योंकि एक पाइपलाइन 2G की है, एक पाइपलाइन 4G की, उसके बीच में 5G की नई पाइपलाइन डाल सके, उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो अब यहां से एक तकनीक आती है जिसको हम तकनीकी भाषा में ORAN बोलते हैं, वो इंटर ऑपरेटेबल नेटवर्क इक्विपमेंट सिस्टम होता है। ज्यादातर कंपनियां भारत में इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगी, जिसमें दोनों नेटवर्क्स पे आप काम कर सकें। ये स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की अभी वस्तुस्थिति है। कब तक माना जाएगा सर? एक टाइमलाइन को देखें, हालांकि आपने बताया कि 10 साल हम दुनिया से लेट हमें टेक्नोलॉजी यूज करने को मिलती है। फील्ड ट्रायल एक कंपनी शुरू कर चुकी है, सरकार भी लगातार 5G के स्पेक्ट्रम को लेकर बयानबाजी कर रही है। आपको क्या लगता है कि अगर हम टेंटेटिव टाइमलाइन लें, तो कब तक हमारे मोबाइल में 5G के नेटवर्क दिखने लगेंगे? देखिए, शुभम, फील्ड ट्रायल से लेकर रोल आउट तक का रास्ता बहुत लंबा है, और रोल आउट का मतलब भारत जैसे इतने बड़े देश में रोल आउट पहले शहरों से शुरू होगा, फिर छोटे कस्बों तक जाएगा। तो अभी अगर हमें माने आज की परिस्थिति में, और इसको देखने के लिए हमें वापस फिर टेलीकॉम कंपनीज की बैलेंस शीट देखनी होगी, हमें वापस से देखना पड़ेगा कि उनके पास पैसे कितने हैं, उनके आने वाले एक्सपेंडिचर कौन से, उनके कैपेक्स कितने हैं, क्या उनके पास इतना पैसा है कि वो स्पेक्ट्रम खरीद सकेंगे। तो पहले स्पेक्ट्रम लाइसेंस लेने की बात है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट पे करेंगे वो अलग में आएगा। और इसमें एक कैच है, एक इंपॉर्टेंट कैच है। वही कैच ये है कि भारत में जितनी भी प्रमुख कंपनियां हैं टेलीकॉम की, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो या वो एयरटेल हो या वो रिलायंस जियो हो, उनके पास जो बैंड हैं अवेलेबल स्पेक्ट्रम बैंड हैं, जिनका इस्तेमाल वो 2G और 4G के लिए कर रहे हैं, अगले 6 से 12 महीनों में उनका रिन्यूअल होना है, यानी उनकी लाइसेंस फीस दोबारा पे की जानी है। और मेरे पास एक एस्टिमेट है कि रिलायंस जियो के लिए इस रिन्यूअल की कॉस्ट होगी करीब 280 अरब रुपए, भारती के लिए करीब 129 अरब रुपए, और वोडाफोन आइडिया के लिए करीब 83 अरब रुपए रिजर्व प्राइस पर।
तो अभी जो उनके एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं, उनके लिए जो उन्होंने स्पेक्ट्रम लिया था, उनको रिन्यू कराने की कॉस्ट उनको देनी होगी। स्वाभाविक सी बात है कि 5G अभी दूर की कौड़ी है, लंबे समय में आएगा। सबसे पहले कंपनियों के पास जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसे उसका इस्तेमाल वो अपने मौजूदा नेटवर्क को और मौजूदा स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराने में करेंगी। इसका ये एक बाधा मान सकते हैं, एक चुनौती मान सकते हैं, जो 5G के जल्दी आने के रास्ते में बाधा बनेगी। हालांकि इसका एक दूसरा पॉजिटिव पहलू पहलू ये है कि भारत में चूंकि टेलीकॉम नेटवर्क्स का एक्सपेंशन पूरा हो चुका है, एक्सेप्ट वोडाफोन आइडिया, क्योंकि वो अभी 4G नेटवर्क का कुछ हिस्सों में क्रियान्वयन कर रहा है। भारतीय और रिलायंस जियो के लिए अपने मौजूदा नेटवर्क एक्सपेंशन के प्लान पूरे हो चुके हैं, उनके कैपेक्स नीचे आ चुके हैं, अब उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे हैं, उनके रेवेन्यूज ऊपर जाने लगे हैं, तो उनके लिए, इन दो कंपनियों के लिए कंफर्टेबल पोजीशन है। लेकिन इस बीच दो बड़ी चीजें हैं, एक तो इनको अपने लाइसेंस अपने स्पेक्ट्रम रिन्यू कराने हैं, और दूसरा उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, खासतौर पर भारतीय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पिछला जो बकाया है, जिसको जो सीजीआर का केस है, उसके हाँ उस एजीआर के का पैसा उनको पे करना है। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि भारत में बहुत एग्रेसिव बिडिंग दिखाई देगी 5G के लिए, खासतौर पर 5G के उस स्पेक्ट्रम बैंड के लिए जो 3300-3600 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, जहां पर बड़े पैमाने पर बिडिंग नहीं दिखाई देगी। और इस तरह इस सिचुएशन में भारत में 5G का पहला रोल आउट छोटे स्तर पर 2023-24 से पहले शुरू नहीं होगा। अब उस रोल आउट की अपनी एक कॉस्ट भी है कि पहले उसका रोल आउट शहरों में किया जाएगा या पूरे देश में किया जाएगा। अगर हम पूरे पैन इंडिया कवरेज को माने तो हमारे पास मोतीलाल ओसवाल का एक डेटा अवेलेबल है, जिस हिसाब से अगर पूरे भारत में 5G नेटवर्क को बिछाया जाए तो शुभ लागत आएगी 2.3 लाख करोड़ रुपए की। और अगर वो मेट्रो में उस नेटवर्क को लगाया जाए, जबकि हम बीच की पाइपलाइन बनाएंगे, 2 पाइपलाइन मौजूद है, इनके बीच में पाइपलाइन लगाएंगे, तो उसकी कास्ट आएगी 1.3 लाख करोड़ रुपए की। तो ह्यूज कॉस्ट है। रिलायंस जियो के लिए भी बहुत बड़ी कॉस्ट है और भारती के लिए ह्यूज कॉस्ट है। वोडाफोन आइडिया तो आप गिन ही नहीं सकते इस लागत के हिसाब से, जितनी लागत 5G को इम्प्लीमेंट करने की है। फिर चूंकि हम मंदी में हैं, खपत गिर रही है, 5G की कॉस्ट ज्यादा होगी, तो उस पर कितना रेवेन्यू और कितना डेटा रेवेन्यू आएगा, आरपूस किस लेवल पर जाएंगे, ये सारे सवाल है। तो इस हिसाब से मान सकते हैं कि 2030 से टोकन के तौर पर, सांकेतिक तौर पर कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में 5G की सर्विसेज अगर शुरू हो पाती हैं तो होती है, नहीं तो भारतीय कंपनियां अभी सुस्ताएंगी, देखेंगी, 5G की तकनीक की प्राइस नीचे आने देंगी दुनिया में, और उसके बाद 2025-25 के आसपास भारत में शायद आपको 5G की गति तेज आती दिखाई पड़ेगी, सब्जेक्ट कि हम मंदी से बाहर आ जाते हैं। एक आखिरी सवाल सर मेरा कि क्योंकि हमने देखा अभी रिलायंस की तरफ से एक रिसेंट स्टेटमेंट था कि $40 से कम कीमत का एक 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च करेंगे, फील्ड ट्रायल भी रिलायंस जियो कर चुका है। तो आपको क्या लगता है कि जो 5G की तस्वीर होगी, उसको जो ज्यादा उसमें मूर्त रूप देगा, या कह लीजिए 5G के रोल आउट को जो लीड करेगा वो जियो ही करेगी, क्योंकि बैलेंस शीट से भी वो सबसे मजबूत दिख रही है इस समय? स्वाभाविक सी बात है कि जियो बैलेंस शीट से मजबूत दिख रही है, पर पहली चीज तो ये कि 5G के रोल आउट का पहला दिन आप तब माने जब सरकार 5G के स्पेक्ट्रम के लिए बिडिंग शुरू करा दे, या 5G के स्पेक्ट्रम के लिए निविदाएं आमंत्रित करे, और उसके बाद कंपनियां सामने आकर वो बिड लेना शुरू करें, और स्पेक्ट्रम लेने के बाद फिर वो लाइसेंस साइन करेंगी, फिर उनके रोल आउट ऑब्लिगेशंस डिसाइड किए जाएंगे, तब उसके बाद उल्टी गिनती शुरू होगी नेटवर्क बनने की, और फिर नेटवर्क कब तक होगा। और हमने 2G और 4G में बहुत सारे स्लिपेज देखे हैं। कंपनियों ने 1 साल में नेटवर्क बनाने के लिए कहा, 2 साल में बनाया, 2 साल में नेटवर्क बनाने के लिए कहा, 3 साल में बनाया, और उसके बाद उसका पैसा और उसका हर्जाना भी उन्होंने सरकार को चुकाया। तो पहली चीज तो है कि यहाँ से कि कब से सरकार स्पेक्ट्रम का एलोकेशन शुरू करती है, क्या किसी दूसरी कंपनी को भी ट्रायल की परमिशन देती है कि नहीं देती है। दूसरा सवाल है कि रिलायंस ने तो क्वालकॉम को चुन लिया है, भारती किसको चुनेगी 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के तौर पर? अभी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है कि भारती किस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से 5G की टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, ये समझना जरूरी है। हालांकि रिलायंस ने कहा है कि शायद वो दूसरे ऑपरेटर्स को भी अपने नेटवर्क पर जगह देगी, पर वो अभी रिलायंस का ही नेटवर्क आने में समय लगेगा। तो ये भारती और रिलायंस के बीच की बात है, और ये समझ अभी हमें पता नहीं कि कितना बड़ा नेटवर्क बनेगा, और उस पर दूसरे ऑपरेटर्स को बैंक करने के लिए भारत रिलायंस कितना निवेश करेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में हैंडसेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पर छोटा कंपोनेंट है, क्योंकि अगर 5G के नेटवर्क 26 देशों में रोल आउट हो रहे हैं, तो हैंडसेट का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। चाइना में तो हुआवे का 5G हैंडसेट अवेलेबल है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ज्यादातर कंपनियों के 5G हैंडसेट बनना शुरू हो गए, कॉस्ट उनकी ज्यादा है। तो भारत में जब रोल आउट शुरू होगा, तब तक हैंडसेट बनाना उतनी बड़ी और उतनी मुश्किल काम नहीं है।
ज्यादा बड़ी चुनौती है शुभम 5G के साथ एप्लीकेशंस का इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि अभी हम जिन एप्लीकेशंस पे मोबाइल में जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं, चाहे वो फिनटेक के हों, चाहे वो बैंक के एप्लीकेशंस हों, चाहे वो ग्रोसरी के हों, चाहे ई-कॉमर्स के हों या एंटरटेनमेंट के हों, वो सब 4G आर्किटेक्चर पर बने हुए हैं। और जब 5G फोन आएंगे तो हमें एप्लीकेशंस के आर्किटेक्चर, एप्लीकेशंस की तकनीक बदलनी होगी, जिसमें निवेश किसी रिलायंस जियो और किसी भारती का नहीं होगा, वो निवेश किसी स्टार्टअप का होगा, किसी कंपनी का होगा, और वो कॉस्ट भी इस कॉस्ट में ऐड करनी पड़ेगी नए तरीके के हाई स्पीड एप्लीकेशंस बनाने की। तो वो एप्लीकेशन इस बेस पर बनेंगे कि भारत में 5G के को लागू करने का स्केल क्या होता है, कितना बड़ा ग्राहक आधार 4G से 5G की तरफ शिफ्ट करता है, कितने लोग 5G की सेवाएं लेते हैं, इस आधार पर ये डिसाइड होगा होगा कि उसमें कितना निवेश होगा। तो अभी वो परिस्थिति ये है कि एक फील्ड ट्रायल हमारे सामने है, वो दिख रहा है, लेकिन सफर अभी लंबा है। आपके फोन में, आपका फोन तो तब तक बदल जाएगा जब तक 5G आएगा, क्योंकि आपके हाथ में जो फोन है वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल चलने वाला है, 1-2 साल तक, तब तक 5G नहीं आ रहा। और अब अगली, जब तक आप नया फोन खरीदेंगे तब तक भारतीय बाजार में पहले नए 5G फोन आ चुके होंगे। आ चुके हैं, बिल्कुल। तो अभी लंबा वक्त है और आप पहला संकेत, उल्टी गिनती उस दिन से शुरू होती माने जिस दिन आप ये देखें कि सरकार 5G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की बोलियां मंगा रही है। वो शायद पहला संकेत होगा जब हम 5G की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी नए मुद्दे को समझने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।